हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पर। आज हम 8वीं क्लास के इतिहास का पार्ट नंबर 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं भारी लोगों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। देखिए, जो बिरसा मुंडा था, बिरसा ने खुद ही अपने आप को वो भगवान घोषित कर दिया था कि वो दूसरे लोगों की जो समस्याएं उनको दूर करने के लिए आया है, और लोग भी उसे भगवान मानते थे। ठीक है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कई बार कि जो मुंडा जनजाति है वो कहाँ पे रहती है, तो ये छोटा नागपुर में रहती है। ठीक है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवनी पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। तो यानी कि मुंडा के साथ साथ में और कौन से आदिवासी समुदाय थे? संथाल और उराव, ये लोग भी शामिल थे। और ये लोग सभी जो अंग्रेज थे, अंग्रेज के शासन के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही थी उनसे सभी ये लोग बेचैन थे। ठीक है। क्योंकि उनको लगता था कि जो उनकी आजीविका है वो भी खतरे में है और जो धर्म है वो भी छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? वे भाई लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ सवालों पर विचार करेंगे। ठीक है। यानी कि जो आदिवासी हैं, आदिवासियों का जीवन किस तरीके से बदल रहा था, और जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के शासनकाल में जो आदिवासी थे उनके साथ में क्या हो रहा था। ठीक है। पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बिल्कुल अलग थी। यानी कि देखिए, जो आदिवासी समाज के लोग थे वो जो ब्राह्मणों के द्वारा जो रीति रिवाज थे और जो रस्में थी, उनसे उनके रीति रिवाज और रस्में बिल्कुल अलग थीं। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते थे। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे। ठीक है। यानी कि जो आदिवासियों का एक कबीला होता था और उस कबीले के जो लोग होते थे वो एक कुटुंब के बंधन में बंधे होते थे। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। अब हम बात करते हैं जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता था। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और उस जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी। वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। पड़ती का मतलब क्या होता है? पड़ती का मतलब कि देखिए कि जमीन पे बिना कुछ खेती किए उसको कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, जिससे जो जमीन थी वो दोबारा उपजाऊ हो जाती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक-टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। ये केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे।
देखिए, जो आदिवासी समुदाय के जो लोग थे, ये जंगलों में ही बेरोटोक इधर उधर जाते थे, ठीक है, और वहीं पे फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर ही इनका जो जीवन शैली थी वो आधारित थी, ठीक है, और वो इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर वो खेती कर सकते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था, ठीक है, यानी कि जो खोंड समुदाय था वो कहाँ पर रहता था, वो उड़ीसा में रहता था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे, ठीक है, यानी कि समूह बना के कौन से लोग, मतलब किस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे, तो वो थे आपके खोंड समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और उन्हें जो भी उन्हें हाथ में लगता था उसको आपस में वे बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था, कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैंगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे, ठीक है, यानी कि जो बैगा आदिवासी लोग थे वो कहाँ पे रहते थे, वो मध्य भारत में रहते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज ही जिंदा रह सकती है। यानी कि देखिए, यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से आदिवासी लोग थे जो अपने आप को केवल जंगल की संतान ही मानते थे या जंगल की उपज पर ही वो जिंदा रहती थी, तो वो थे आपके बैंगा। मजदूरी करना बैंगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को भारी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाकों में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लाबड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। देखिए, पंजाब में जो रहने वाले थे वो थे आपके गुज्जर समुदाय के लोग। कहाँ पे रहते थे वो? पंजाब में, ठीक है, और लावड़िया समुदाय के लोग कहाँ थे? वो थे आपके आंध्र प्रदेश में। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे, ठीक है। कुल्लू में गद्दी समुदाय था और कश्मीर में बकरवाल, ठीक है, ये बकरियां पालते थे। अब हम बात करते हैं, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के लोग, कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे।
ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या खुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। यानी कि जो अंग्रेज लोग थे वो आदिवासी लोग क्या करते थे, जो उनके मुखिया होते थे उनका एक महत्वपूर्ण स्थान होता था। ठीक है, उनके पास और लोगों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे और उनकी जो पुलिस भी होती थी। ठीक है, और वे जमीन और वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ठीक है, ये मुखियाओं का काम होता था। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन गईं और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। यानी कि देखिए, जो आदिवासी मुखिया थे, ठीक है, उनकी जो सारी शक्तियाँ थी उनको छीन लिया गया। ठीक है, और जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने उनके लिए एक नए नियम बना दिए। ठीक है, और जो अंग्रेज होते थे अंग्रेजों को उन्हें नजराना देना पड़ता था। ठीक है, यानी कि मुखियाओं के पास जो पहले जो ताकत थी अब वो ताकत नहीं रही थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहरकर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसे कि आप देख चुके हैं, पट्टेदार अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। अब हम बात करते हैं वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा है, आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या शिकार या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। यानी देखिए, जो जंगल थे अंग्रेजों ने क्या किया, कुछ जंगलों पर उन्होंने अपना स्वयं का नियंत्रण कर लिया। ठीक है, और कुछ जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। ठीक है, और कुछ जंगलों को उन्होंने क्या किया, आरक्षित वन घोषित कर दिया। और आरक्षित वनों में क्या था कि ये जो लोग जो खेती करते थे ना तो ये खेती कर सकते थे और न इनका फल इकट्ठा करने और पशुओं का शिकार करने की इन लोगों को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा।
जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। देखिए, स्लीपर का मतलब होता है कि लकड़ी के 37 तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। आपने देखा होगा जब जो रेलवे ट्रैक होता है उसमें आसपास लोहा लगा होता है और बीच में लकड़ियां लगी होती हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, स्लीपर्स। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। ठीक है। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिनसे सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्राम संग्राम माँ द्वारा असम में 1930 के दशक के मध्य में वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। अब हम बात करते हैं व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता आप सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को वर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। देखिए, ये 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% अनेक आदिवासी थे। ठीक है। अंधेरी और दम घोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था, बल्कि यह खतरनाक था। ठीक है। हम बात करते हैं काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें घर वापस भी लौटने नहीं देते थे। देखिए, यानी कि 19वीं शताब्दी में क्या था, 19वीं शताब्दी में जो चाय के जो बागान थे, ठीक है, वो फैलने लगे थे और जो खनन उद्योग था वो भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। जैसे असम के चाय बागान और झारखंड की जो कोयला खदान है, ठीक है, इनमें जो काम करने वाले आदिवासियों को बहुत बड़ी संख्या में भर्ती किया गया था। नजदीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। ठीक है। देखिए, महाराष्ट्र में विद्रोह कब हुआ था? वर्ली विद्रोह हुआ था 1940 में। ठीक है। और मध्य भारत में जो बस्तर विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1910 में। ठीक है। अब हम बात करते हैं बिरसा मुंडा की।
बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते हुए स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग एक ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकों के उत्पीड़न से पूरी तरह से आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों के का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस लाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने ये सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वे काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वे अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सत्युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक करें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं और कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। ठीक है, यानी सफेद झंडा किसका प्रतीक था? बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ठीक है, देखिए जो ये बिरसा ने जो आंदोलन किया था, ये आंदोलन 2 तरीके से महत्वपूर्ण था। पहला ये कि जो औपनिवेशिक सरकार थी, ठीक है, उन्होंने उनको ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिससे जो आदिवासी लोग थे वो अपनी जमीन को पर आसानी से कब्जा कर सके। ठीक है, और दूसरा ये कि उन्होंने ये भी जता दिया था कि अगर अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को व्यक्त करने में जो आदिवासी हैं वो सक्षम है। ठीक है, चलिए ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको चैप्टर समझ में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।